एक महिला के रात के समय में उसका पति और उसकी ननद जो कि कॉलेज में पढ़ा करती थी वो तो सो जाते हैं और उसके बाद चुपके से वह अपने दरवाजे पर जाती है जो आंगन में मेन गेट था छोटा वाला, वहाँ जा कर के अंदर की कुंडी हटा देती है और फिर थोड़ी देर के बाद उसका प्रेमी घर के अंदर प्रवेश करता है चुपके से और उसको लेकर के यह छत के ऊपर बने हुए चौबारे में जहाँ पर कोई नहीं जाया करता था वहाँ पर ले जाती है और ले जाने के बाद फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ वो गंदा कुकृत्य करते हैं जो शोभा नहीं देता है। और फिर दोस्तों इनका जब मन भर जाता है तो उसके बाद एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। जो ये औरत थी ये कह रही थी कि मेरा पति और मेरी ननद मुझ पर बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी रखते हैं, कोई तरकीब बताओ ना जो हम आज़ादी से मिल सकें और उसके बाद ये हमारे बीच में ना आएँ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फिर ये लोग ऐसा काम करते हैं, इनके काम को सुनने के बाद अड़ोसी पड़ोसी लोगों की भी आत्माएं हिल जाती हैं कि क्या एक औरत इतनी निर्दयी हो सकती है। पूरी कहानी सुनिएगा दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है फ़िलहाल यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह में और इनको शेयर कर दिया करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना झारखंड के अंदर घटित होती है। एक छोटा सा गांव उस गांव के अंदर धर्मवीर नाम का एक शख्स रहा करता है। उम्र ज़्यादा नहीं है, उम्र सिर्फ 35 साल है और 8 एकड़ ज़मीन है और उसके घर में उसकी पत्नी कोमल है, छोटी बहन गुड्डी है जो कि कॉलेज में पढ़ा करती है और छोटी बहन बहुत ही संस्कारी है। कोई अभी तक ऐसी उसकी शिकायत नहीं आई है गांव में कि भाई किसी लड़के की तरफ देखा हो या किसी लड़के ने उसके साथ कुछ गंदी हरकत की हो या किसी ने पकड़ा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है अभी तक मामला। अब यह धर्मवीर और इसकी पत्नी कोमल, यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी। धर्मवीर के पिता के मरने के बाद सारे घर की जिम्मेवारी धर्मवीर के ऊपर आ जाती है। माँ की मृत्यु तो तकरीबन 10-12 साल पहले हो गई थी, लेकिन फिलहाल पिता की मृत्यु के बाद खेती बाड़ी सारा घर का काम धाम अब धर्मवीर को संभालना पड़ता है। शादी को तकरीबन 10 साल और 12 साल गुजर चुके थे, लेकिन एक समस्या थी, अभी तक इनको कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। दोनों ही औलाद के लिए तरसा करते। कई बार तो धर्मवीर ये कहा करता अपनी पत्नी से कि अरे रहने दो, नहीं होती है तो औलाद, हमारी छोटी बहन है ना गुड्डी, वही हमारी औलाद है। इस तरह से बातें किया करते। लेकिन दोस्तों वो अपनी औलाद तो अपनी औलाद ही होती है ना, जो अपने खून में से पैदा होती है। अब वो मानने के लिए कुछ भी मान लो, वो बात अलग होती है। कई बार कुछ लोग अपना बच्चा पैदा ना करके गोद लिया करते हैं और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब अपना रंग रूप दिखाता है तो पता चलता है कि यार अपना होता। बेशक अपना रंग रूप दिखाता, चाहे रोटी भी ना देता, लेकिन वो एक अलग ही सिस्टम होता है। माँ बाप को लगता है कि अपने खून का पैदा हो जाए, पर कोई नहीं, ये अपने आप में सब्र बांधे हुए थे कि हम कोई भी दिक्कत नहीं है, भगवान नहीं दे रहा। तो एक दिन की बात है, अब यहाँ पर जो पत्नी होती है उसको लगता है कि मेरे पति में कोई कमी है और फिर ये डॉक्टर को दिखाने के लिए चले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे मांगता है दोनों का, तो धर्मवीर कहता है कि एक का कर दो, हमारा किसी का, उससे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले इसकी पत्नी कोमल का चेकअप किया जाता है। कोमल का जैसे चेकअप किया जाता है तो उसमें अंदरूनी कमी थी और उसको कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकते थे। डॉक्टरनी ने दोनों को एक साथ बिठाकर बता दिया था कि कोमल तुम्हारे अंदर कमी है, तुम कभी बच्चा जन्म नहीं दे सकती हो। अब ये बात बता दी थी डॉक्टरनी ने। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और घर आने के बाद अब उल्टा कलेश हो जाता है। कोमल बोलती है कि तुमने चेकअप क्यों नहीं करवाया, तुम में कमी है, मुझ में कोई कमी नहीं है। इस तरह से इनके बीच में झगड़ा होता है, लेकिन धर्मवीर इसकी बात को आई गई कर देता है कि चलो रहने दो, जो भी बात है तो मेरी पत्नी ही। और उसके बाद दोस्तों धर्मवीर दूसरी शादी की सोचता भी नहीं है और लोग जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि दूसरी शादी कर ले यार, बच्चा तो होना चाहिए, 8 एकड़ ज़मीन है, थोड़ी भी नहीं है, करोड़ों के मालिक हो। लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। कहता है नहीं यार, वो बेचारी कैसे रहेगी, फिर सौतन उसकी आ जाएगी, उसका पता नहीं कैसे। लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है, जो खुलासे होते हैं ना यहाँ पर, जैसा पति सोचता था अपनी पत्नी के लिए वैसा पत्नी नहीं सोचती थी अपने पति के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो बहन होती है ना गुड्डी, वो भी कहती है कि भैया घर में एक वारिस तो चाहिए, आप शादी कर लो ना दूसरी, भाभी को मैं कह दूंगी, मैं मना लूँगी उसको। लेकिन भैया धर्मवीर अभी मना कर देता कि नहीं बहन,
मैं शादी वादी नहीं करूँगा, जैसा हूँ ठीक हूँ, और कुछ प्रॉपर्टी तू ले जाना, कुछ मेरा मन करेगा तो मैं कुछ दान करके चला जाऊँगा, जीवन में कुछ पुण्य हो जाएगा। इस तरह से ये वह कह देता अपनी बहन से। अब बहन भी उदास है, क्या करे भाई, मान ही नहीं रहा है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो बहन होती है गुड्डी एक दिन कॉलेज से रुक जाती है। धर्मवीर बाजार गया हुआ था शहर, और बहन जो गुड्डी होती है कॉलेज से रुक करके अपनी भाभी से कहती है, भाभी आज मुझे खीर खाने का मन कर रहा है। भाभी कहती है कि अरे ये भी कोई बड़ी बात पूछने की है, इतने हमारे पास भैंस हैं, बहुत दूध होता है, दूध दही घी सब कुछ है, खीर बनाओ, रखो चूल्हे पर पतीली। और चूल्हे पर पतीली रख दी जाती है और उसमें दूध वगैरह डाल करके खीर बनना तैयार हो जाती है। उबल रही थी तो उसका ढक्कन थोड़ा सा हटा दिया जाता है। अब वहीं से दोस्तों दीवार से एक छिपकली उस ढक्कन के दरार में से उस पतीली में घुस जाती है, और उसके बाद यह नज़ारा होते हुए वह लड़की देख लेती है गुड्डी, और जा कर के चमचे से अंदर से उस छिपकली को निकालती हुई, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। जो खीर थी वो खदक रही थी बिल्कुल। अब एकदम से वह अपनी भाभी से कहती है, भाभी इस खीर को मत खाना, इसमें छिपकली गिर गई है, मेरे तो भाग्य में ही नहीं थी खीर खाना, आज किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। अब जैसे ही कोमल ये कहती है ना, इस खीर के अंदर छिपकली गिर गई है, इसमें जहर होता है, इसको मत खाना, इससे मर जाते हैं, तो इस बात को उसकी भाभी जिसका नाम कोमल होता है वह ध्यान में रख लेती है, गांठ बांध लेती है कि अच्छा छिपकली के अंदर इतना जहर होता है कि आदमी मर जाएगा, ऐसे वो सोच लेती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन की बात होती है, गुड्डी तो अपना कॉलेज गई हुई थी, और जो पति होता है धर्मवीर वह गेहूँ बेच कर आया था। कुछ गेहूँ थे उसके घर में रखे हुए थे, उनको बेच कर आया था, काफ़ी पैसे मिले थे। उधर से उसका दोस्त भी था उसके साथ, शिव कुमार, उसको लेकर आया था, और दोनों प्लानिंग बना लेते हैं कि यार आज तो पार्टी करेंगे, अच्छा सा शराब वगैरह पिएंगे। तो दोनों सोचते हैं चलो कहाँ पे चलेंगे। अब वह जो धर्मवीर होता है वह कहता है कि घर पर मेरी बहन तो है नहीं, वो कॉलेज गई है, वो तो शाम तक आएगी, और चलो हम अपने घर पर ही पार्टी करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, वहाँ पर तुम्हारी भाभी है। वहाँ पर वह पार्टी करने लगते हैं, लेकिन शिव कुमार बार बार उसकी पत्नी कोमल की तरफ देख रहा होता है, और कोमल उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसका मतलब यहाँ पर पहले से इन दोनों का अफेयर था। जहाँ पर पति तो ये कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी के लिए सौतन नहीं लाऊंगा, चाहे इसको बच्चे हों या ना हो, वहीं पर वही पत्नी उसी टाइम पर पति के लिए एक कांटा खड़ा कर रही थी। वह एक लड़के से प्यार करती थी, जबकि वह एक तरह से मतलब पति तो सौतन भी नहीं ला रहा था, और जो पत्नी है वो अपने पति के लिए मतलब उस दूसरे लड़के से प्यार करती थी। अब सौतन को तो औरत को तो सौतन कह देते हैं, दूसरी आती है, अब लड़के को क्या कहेंगे वो मुझे नहीं पता। अब उसके बाद क्या होता है, लड़की ये लगी हुई थी, देख रही थी, नजर लगातार एक दूसरे की तरफ नज़रें घूम रही थी। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, धीरे धीरे जो वह शिव कुमार होता है इसके पति धर्मवीर को ज़्यादा पैक बना कर देने लगता है, खुद थोड़ा सा पीता है, और थोड़ी देर में वह बिल्कुल गैरचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अब ये दोनों एकदम से खड़े होते हैं और दूसरे कमरे में जाकर कपड़े उतार कर फटाफट अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं। इतने में ही दोस्तों काफ़ी 2-3 बार यहाँ पर अपना संबंध बनाए थे इन्होंने, और इतने में शाम को जो लड़की होती है गुड्डी, थोड़ी देर बाद ही वह कॉलेज से आ जाती है। आकर के एकदम घर में आती है तो अंदर से भाभी कोमल कपड़े संभालते हुए निकल रही थी। गुड्डी पहचान जाती है मामला गड़बड़ है, अंदर झांक कर देखती है तो अंदर शिव कुमार निर्वस्त्र पड़ा हुआ था, और इसका खुद का भाई धर्मवीर बेहोश शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। गुड्डी समझ जाती है, इसको देर नहीं लगती है, एकदम से वह उसके पांथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन अभी चिल्लाती नहीं है क्योंकि घर की इज्जत का ख्याल था। इधर जो वह शिव कुमार होता है वह तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है कपड़े पहनकर, और जो भाभी होती है कोमल वह गुड्डी के पाँव में गिर जाती है। गुड्डी मुझे बचा ले, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, ये यहाँ पर आया था तुम्हारे भैया के साथ और मेरे इससे नैन मटक्का हो गया, गलती हो गई। अब गुड्डी इसकी पहली गलती को देख करके माफ़ कर देती है। वैसे अंतर मन में बहुत दुख हुआ था, और वह अपने भाई से नहीं कहती। जब सुबह भाई को होश आता है चुप लगा जाती है, चलो भाभी की प्राइवेसी में रख लेती हूँ अंदर, ये आगे चल के सुधर जाएगी, और ये सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या होता दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन अब जो ननद थी वह भाभी पर बहुत ज़्यादा चौकसी करने लगी थी, नज़र रखने लगी थी, क्योंकि उसको उसका लूप होल पता लग गया था कि इसका करैक्टर ख़राब है। अब बार बार जैसे कहीं इधर उधर जाती भाभी तो पीछे पीछे ननद चली जाया करती, पूछती कहाँ गई थी भाभी, हर बात का ख्याल रखती। एक दिन की बात होती है, जो लड़की होती है अपनी सहेली के घर पर गई हुई थी, वहाँ पर उससे बातचीत कर रही थी, और पीछे से घर में शिव कुमार आ जाता है, उसकी भाभी कोमल का बॉयफ्रेंड और उसके भैया का दोस्त, सगा दोस्त। संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद अब जो कोमल होती है वह कहती है कि मेरे ऊपर मेरा पति एक तो बोझ है,
वो हमारे बीच में है, प्यार के बीच में, शादी भी करेंगे तो बीच में आएगा। दूसरा, मेरी ननद जो है ना, पल पल की खबर रखती है मेरा जीना दुश्वार हो गया है, कैसे मिलूँ तुमसे, क्या करूँ मैं, और इसका कोई तोड़ निकालो ना जिससे कि कोई ऐसा मामला हो जाए। अब वो बैठे रहते हैं माथे पर हाथ रख के, क्या करें क्या करें। तभी दोस्तों कोमल को एकदम याद आ जाती है वही छिपकली वाली बात जो ननद ने कहा था कि छिपकली खीर में गिर गई है, इसको खाना मत, इसमें जहर होता है। अब तो वह जो कोमल होती है अपने प्रेमी शिव कुमार से कहती है कि ऐसा करना, 2-4 छिपकली मतलब मार करके उनको सुखा करके उनका पाउडर बनाना, साथ में कांच पीस देना बारीक, जो बिल्कुल पता ना लगे, और उस पाउडर को मुझे दे जाना, मैं इनका रास्ता साफ कर दूंगी। अब तो ऐसा ही करता है इसका प्रेमी शिव कुमार, पहले 4-5-6 छिपकली मारता है, उनको मार करके सुखाता है, फिर पाउडर बनाता है, कांच मिलाता है, इसको दे देता है। जैसे ही इसके हाथ में पाउडर आता है तो ये अपने पति और अपनी जो ननद है उसको खाने में दे देती है और सोचती है कि अब सुबह काम तमाम हो जाएगा। लेकिन सुबह दोनों सही उठते हैं तो वह सोचती है कि कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कम दी गई थी। उसके 2-3 दिन के बाद फिर यह घर में खीर बनाती है और खीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देती है और खुद नहीं खाती है, उन्हीं को खिला देती है। पति कह भी रहा था तुम भी खीर खा लो, लेकिन वह कहती नहीं मैं अभी बाद में खा लूँगी, और उनको खीर खिला देती है। शाम को वह सो जाते हैं और सुबह जब होती है तो वह मृत पड़े मिलते हैं, उनके मुँह से खून निकल रहे थे, तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाते हैं, उठा भी नहीं जाता है शायद उन पर। अब तो यहाँ पर दोस्तों मामला ख़राब हो जाता है, ज़ोर से रोने लगती है, लोगों को दिखाने लगती है भाई इस पर तो बहुत बीत रही है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं भाई मौत कैसे हुई, तो बताती है मुझे तो नहीं पता कैसे हो गई। तो कोई पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है 2-3 दिन के बाद तो पता चलता है खाने में खीर के अंदर कांच और छिपकली यानी कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया है और वो खाया है। अब आकर इससे पूछती भी क्या खिलाया था, ये कहती मुझे तो नहीं पता, कहाँ पर खाया था, उन्होंने क्या किया था। और पुलिस अभी और जांच पड़ताल कर रही होती है। तभी दोस्तों जैसे घर पर 13वीं होती है ना, तो अकेली घर में बैठी हुई थी, तो इसका प्रेमी आ जाता है शिव कुमार। उसने इसको कभी 2 लाख रुपये दिए थे, वह आकर कहता है कि मेरी माँ बीमार, मेरे 2 लाख रुपये दे दो। यह कहती है मैं कहाँ से दे दूँ, मेरा पति नहीं, ननद नहीं, कुछ भी नहीं अभी तो मेरे पास। अब उनकी जो ये बातें होती हैं, झगड़ा हो रहा होता है कि दो अभी कहीं से भी दो, मुझे नहीं पता। पड़ोसन सुन लेती है और वह तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देती है, क्योंकि यहाँ पर यह जो प्रेमी होता है ना, यह कहता है कि मैंने तुम्हारे पति और ननद को मारने के लिए छिपकलियों को भी मारा, तुम्हें दिया, या तो मेरे पैसे दे दो, नहीं मैं पुलिस में जाकर बता दूंगा। इस तरह की बातें हो रही थी। तो पड़ोसन ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आती है, इन दोनों को पकड़ लेती है, अच्छी तरह से पिटाई की जाती है। तो ये सारा राज पुलिस के सामने उगल देते हैं कि हमने ही यह कांड किया है मिलने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों कई बार पत्नियां जी का जंजाल बन जाती हैं। एक पति था जो अपनी पत्नी के लिए सौतन नहीं लाना चाहता था, चाहे उसका कुल का वंश चले या ना चले या नाश हो जाए। प्रॉपर्टी को बहन को देने की सोच रहा था, आधी बहन को दे दूंगा, कुछ मैं अपना दान पुण्य कर दूंगा, कुछ में मैं अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन पत्नी दूसरी नहीं लाऊंगा, कोई वारिस नहीं करूंगा, मेरी पत्नी से मुझे बहुत प्यार है। एक तरफ पत्नी है, दूसरे मर्द के साथ नैनमट रखा कर रही है, उसे अपने पति से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो भैया कलयुग का दौर है, धोखे वाली दुनिया है, और सावधान रहें, किसी के ज़्यादा भरोसे में ना रहें, अपने जीवन की तरफ देखें। बहुत बुरा माहौल चला हुआ है। तो आप दोस्तों जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, बिल्कुल राइट कहा जी आपने, दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल जी। पुष्पा सिंह कमेंट करते हैं, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है मेरे दोस्त, ये शौक और उम्र दोनों को खा जाती है जी, बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते, भाई साहब तुम्हारा आभारी हूँ, आपने हमें आशीर्वाद दिया, भगवान आपको लंबी उम्र दे। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। समाधान पाटिल भाई का 25 अप्रैल को शादी की सालगिरह है, आप लोग खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से राम राम सुरेश भाई कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सूरज भाई। दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, आपकी स्टोरी बताने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी दिलीप कुमार भाई जी, और आप अपना आशीर्वाद बना कर रखें जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, बेवकूफ़ थे साले सब के सब लोग, भूल कैसे जाते हैं कि कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा जी, बिल्कुल जी ये बात सही है, बार बार मैं भी कहता हूँ धीरज भाई। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, आज के ज़माने में दोस्ती करना ही बेकार है, ये भी बिल्कुल सही बात है, देवेंद्र भाई फरीदाबाद से हैं, क्योंकि दोस्ती पक्का ये तो नहीं होता है कि भाई दोस्ती करेंगे किसी से और दोस्त सही निकलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है भैया सही निकले ना निकले, तो इससे तो दोस्ती ना करें, ये भी सही बात है।
प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, श्री पायली नाम से आईडी है वो भी कमेंट करती हैं, वो तो धन्यवाद करते हैं, नेपाल से कमेंट करती हैं। और हमारे साथ में वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से हैं। कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से, बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बुलाई दास झारखंड से कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडावान राजस्थान से। और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और ताजी लेमन हमारी बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती है, वो तो धन्यवाद करते हैं उनका। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।